हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम फिर आपको एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें हमें ये पढ़ना है, कुछ किसान आंदोलन के बारे में जानना है हमें, जो आपके एग्जाम के बेस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए, ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधा टॉपिक पे बात करते हैं। आज हमें पढ़ना है, सबसे पहला पॉइंट जो हमारा होगा वो नील आंदोलन होगा। क्या होगा? नील आंदोलन। ठीक है, नील आंदोलन। ठीक, हमें क्या पढ़ना है आज? नील आंदोलन के बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अब सुनिए, इसके बारे में सिर्फ अभी सुनना है। ठीक, नील आंदोलन जो है वो बंगाल के नदिया जिले में, ठीक, बंगाल में एक नदिया जिला है। नदिया जिला वही जो बंगाल में नदिया जिला जहाँ के राजा मध्यकाल में एंशिएंट काल में थे। कौन? लक्ष्मण सेन। ठीक, वहाँ की हम बात कर रहे हैं। ठीक, बंगाल के नदिया जिले में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था गोविंदपुर। क्या नाम था? गोविंदपुर। वहीं पे किसानों ने नील आंदोलन की शुरुआत की। अब बात कर लेते हैं कि नील आंदोलन को शुरू करने का प्रमुख कारण क्या था। देखो, जो अंग्रेज लोग थे, ये लोग चाहते थे कि जो नील की खेती करें। ठीक, ये लोग चाहते थे कि जो यहाँ के जो किसान थे, ठीक, गोविंदपुर के जो किसान थे, ये लोग नील की खेती करें। और उस समय जो नील थी, ठीक, वो यूरोप में अच्छे और महंगे दामों पे बेची जाती थी। इसीलिए अंग्रेज चाहते थे कि नील की खेती यहाँ पे किया जाए और यहाँ से ले जाकर के यूरोप में उचित दामों में बेचा जाए। उनका ये सिस्टम चल रहा था। अंग्रेजों ने क्या किया कि यहाँ के किसानों को एक क्या बोलते हैं कि एक करार करा लेते थे। ठीक, कम पैसे दे करके करार करा लेते थे, लिखवा लेते थे कि हम आपको इतना पैसा देंगे और उसके बाद में आपको इतने दिनों तक नील की खेती करनी पड़ेगी। ठीक, ये था तो नील। और जो एक करार कराया जाता था, इकट्ठा पैसा जो दिया जाता था, ठीक, ये पैसा किसानों के लिए बहुत कम होता था। ठीक, इसी प्रथा को ददनी प्रथा के नाम से जाना जाता था। इसी प्रथा को किस नाम से जाना जाता था? ददनी प्रथा के नाम से इसी को जाना जाता था। ठीक, इसका मतलब ये होता है कि जो अंग्रेज थे, ये लोग किसानों को एक मुफ्त क्या करते थे? एक मुफ्त पैसे दे देते थे। ठीक, और एक करार करवा लिया जाता था, और करार करने के बाद, जिससे बहुत कम पैसा दिया जाता था, और करार करवाने के बाद उनको नील की खेती करने के लिए जबरन नील की खेती करना उनको पड़ता था। या हम सीधे सीधे शब्दों में ये कह सकते थे कि किसानों को एक मामूली रकम दी जाती थी, जिनसे उनको करारनामा लिखवा लिया जाता था। और इसी जो प्रथा चलती थी, इसी को ददनी प्रथा के नाम से जाना जाता था। ठीक, सारे किसान लोग क्या हो गए? परेशान हो गए। जब सारे किसान परेशान हो गए तो उसी समय जो नील उत्पादक के जो दो भूतपूर्व कर्मचारी थे, जिनका नाम था दिगंबर विश्वास और एक का नाम था विष्णु विश्वास, सारे किसान लोग मिल करके उनके पास गए और अपनी समस्या का समाधान करने के लिए उनसे अपनी समस्याएं रखी। ठीक, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने क्या किया? विद्रोह कर दिया। ठीक, जब किसानों ने एकजुट होकर के विद्रोह किया, तब अंग्रेजों को ये बात पता चली, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि अंततः एक नियम बनाया। ठीक, लेकिन जांच करने के लिए वहां से भेजे गए सीटोन कार की अध्यक्षता में। सीटोन कार की अध्यक्षता में 1860 में, ठीक, नील आयोग का गठन किया गया। नील आयोग का गठन करने वाले जो लोग आए, जिनका नाम था सीटोन कार, उनके अध्यक्षता में ये गठित किया गया। और गठित करने के बाद जब ये जांच करने आए, तो यहाँ पे किसानों का जो शोषण हो रहा था, जांच में ये सही पाया गया। जब जांच में सही पाया गया तो धीरे धीरे 1860 में नील आयोग के तहत ही धीरे धीरे किसानों ने नील की खेती करना बंद कर दिया गया, क्योंकि नील की खेती में किसानों को बड़ा नुकसान होता था। वो चावल और अन्य तरीके के फसल को भी उपजाना चाहते थे, जिससे उन्हें मार्केट में अच्छे भाव मिल सकते थे। लेकिन करारनामा के तहत किसानों को अपने ज़मीन पर नील की खेती ही करनी पड़ती थी। ठीक, जो तो था नील आंदोलन के कुछ प्रमुख
तथ्य। चलिए आइए बात कर लेते हैं आपके एग्जाम के बेस से कौन कौन से चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, बात करते हैं पहले कि नील आंदोलन की शुरुआत कब हुई। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई या शुरुआत कब हुई। तो नील आंदोलन की शुरुआत क्या स्थापना, नील आंदोलन की स्थापना कब हुई, 1859 या 60। ठीक, कहाँ हुआ था, बंगाल के नदिया जिला के गोविंदपुर गांव में, गोविंदपुर गांव में इसकी शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत हुई, इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, समझ गए होंगे किस लिए हुई थी। ठीक, अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए बाध्य करना। किसके लिए, अंग्रेजों द्वारा जबरन नील की खेती, नील की खेती करने के लिए बाध्य करना। बाध्य करना। ठीक, इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं सारे किसानों ने मिल कर एक भूतपूर्व नील उत्पादक भूतपूर्व कर्मचारी के पास गए जिनका नाम था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। क्या, दो भूतपूर्व कर्मचारी जिनका नाम था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक, इन्हीं दोनों के नेतृत्व में नील आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक, दोनों के नेतृत्व में नील आंदोलन की शुरुआत हुई। समझ गए होंगे। ठीक, ये दो भूतपूर्व कौन थे, ये दो भूतपूर्व नील उत्पादक के कर्मचारी थे। किसानों ने इन्हीं दोनों के पास जाकर के अपनी समस्या बताई और समस्या बताने के बाद इन्हीं के नेतृत्व में नील आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक, समझ गए। नील की खेती किसानों ने क्या किया कि अंततः तंग आकर के अंग्रेजों से नील की खेती 1860 में बंद कर दिया। ठीक, नील की खेती करना ही किसानों ने नील की खेती 1860 में करना बंद कर दिया। ठीक, अब बात कर लेते हैं कुछ और आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे क्या, ददनी प्रथा। ठीक, बात करते हैं ददनी प्रथा। ठीक है, ददनी
प्रथा, ठीक। ददनी प्रथा क्या थी? ददनी प्रथा क्या होता था? किसानों से एक करार करा लिया जाता था, ठीक, उनसे लिखवा लिया जाता था, उनको एक मामूली सा रकम दे दिया जाता था, ठीक, और उसके बदले में किसानों से अत्यधिक कार्य कराया जाता था, ठीक। इसी को ददनी प्रथा के नाम से जाना जाता था, ठीक ठीक। करारनामा, ठीक, ये क्या था? करारनामा, ठीक, ये एक करारनामा था। ददनी प्रथा क्या था? एक करारनामा था। एक मामूली सा रकम दे करके लिखवा लिया जाता था कि आपको अपने खेतों पे सिर्फ नील की ही खेती करनी है, ठीक। 1860 में जब किसानों ने नील उगाना बंद कर दिया, तब अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि एक सीटोन कार की अध्यक्षता में 1860 में नील आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 1860 में ब्रिटिश सरकार द्वारा, ठीक, 1860 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सीटोन कार की अध्यक्षता में, सीटोन कार की अध्यक्षता में जांच कमेटी बैठाई गई। जांच कमेटी का गठन किया गया, ठीक, और जांच में सब सही पाया गया। जांच में सब सही पाया गया, जिसकी वजह से धीरे धीरे किसानों ने नील की खेती करना पूर्ण रूप से बंद कर दिया। अब नील की खेती करने में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, उस समय हिंदू पैट्रियाट के जो संपादक थे, जिनका नाम था हरिश्चंद्र। क्या नाम था? हरिश्चंद्र मुखर्जी। क्या? हिंदू पैट्रियाट, हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी, इनका नील आंदोलन में एक महत्वपूर्ण योगदान था। चलिए आइए बात कर लेते हैं, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण योगदान था नील दर्पण। नील दर्पण नामक एक नाटक की रचना की गई। किसने किया? दीनबंधु ने, ठीक, दीनबंधु ने नील दर्पण नामक नाटक की रचना दीनबंधु ने किया, ठीक। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के बेस से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए आइए फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो भैया, आपके एग्जाम के बेस से जो जो इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ हमने सारी चीज़ें लिख दिया है। आपके एग्जाम के बेस से ये पूछा जाएगा कि नील आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो नील आंदोलन की शुरुआत 1859 और 60 में हुई। बात करते हैं कि नील आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो भैया बंगाल है। बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट नदिया जिला पड़ता है। नदिया जिला के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जिसका नाम है
गोविंदपुर, यहीं से नील आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भैया कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा जबरन नील की खेती करने के लिए किसानों को बाध्य करना, ये कारण था। बात कर लेते हैं, सारे किसान लोग मिल करके अपने भूतपूर्व कर्मचारी जो नील उत्पादन में जो कार्य कर रहे थे, नील उत्पादक के भूतपूर्व कर्मचारी, जिनका नाम था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, इन दोनों के पास जाकर के किसानों ने अपनी समस्या बताई। तब इन दोनों ने निर्णय लिया कि आज के बाद नील की खेती कोई नहीं करेगा। धीरे धीरे जब सरकार ने इनको टार्चर करना स्टार्ट कर दिया, तब इन लोगों ने और अपने उग्र रूप में आ गए और सरकारी दफ्तरों को जलाना, फूंकना, ये सारी चीजें किसान आंदोलन के तहत होना स्टार्ट हो गया। अब बात कर लेते हैं सीधा, जब किसानों ने नील की खेती 1860 में बंद कर दिया तो अंग्रेज सरकार बहुत परेशान हो गई। अंग्रेज सरकार ने यह कहा कि एक काम करिए कि सीटोनकार, ठीक, सीटोनकार के अध्यक्षता में, सीटोनकार एक अधिकारी थे उस समय, सीटोनकार की अध्यक्षता में एक नील आयोग का गठन किया गया और उसे यह सौंपा गया कि क्या जो किसान लोग जो आरोप लगा रहे हैं, क्या ये सही आरोप लगाया जा रहा है या गलत आरोप लगाया जा रहा है, इसकी जांच सीटोनकार को सौंपी गई। जब सीटोनकार जब जांच करने के लिए जब किसानों के बीच में गए तो उन्होंने ये पाया कि हाँ, जो ब्रिटिश सरकार है, जो वहाँ के लोग, जो उद्योग लोग हैं, जो नील का उद्योग कर रहे हैं, ये लोग किसानों के साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जबरन कर रहे हैं। और ये जांच में सीटोनकार की अध्यक्षता में जांच को सही ठहराया गया। जब जांच को सही ठहराया गया तो किसानों ने क्या किया कि धीरे धीरे कर करके सरकार ने ये कहा कि ठीक है, जिसका मन हो करे, जिसका मन हो ना करे, खेती करे। तब धीरे धीरे किसानों ने नील का उत्पादन करना पूरी तरीके से बंद कर दिया। ठीक, एक ददनी प्रथा थी। ददनी प्रथा क्या होता था? किसानों को एक कर मुक्त रकम दे दी जाती थी और कागज पे उनसे लिखवा लिया जाता था और लिखवाने के बाद एक करारनामा करा लिया जाता था जो बहुत कम पैसे होते थे। ठीक, इसी को क्या कहा जाता है? ददनी प्रथा के नाम से जाना जाता है। बात कर लेते हैं हिंदू पैट्रियाट। हिंदू पैट्रियाट के जो संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी, इन्होंने नील आंदोलन को, ठीक, या किसानों, नील आंदोलन के समय किसानों के हो रहे शोषण को अपने पत्रिकाओं में प्रकाशित करते थे, जिससे लोगों तक इनकी समस्याओं का पता चलता था। वहीं पे नील दर्पण नामक नाटक दीनबंधु ने लिखा था। इसके माध्यम से भी लोगों के बीच में, ठीक, नील की खेती करने वाले किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, लोगों के बीच में पता चलता था। तो नील आंदोलन के तहत आपके कुछ एग्जाम के बेस से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप लोग इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, बस इतना ही पूछा जाएगा आपके एग्जाम के बेस से। ठीक, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, मिटा दे इसको, लिख लिए आप लोग? ठीक है, चलिए हमारा अगला पॉइंट है पाबना विद्रोह। क्या? पाबना विद्रोह। ठीक, क्या है? पाबना विद्रोह। ठीक, चलिए आइए बात कर लेते हैं पाबना विद्रोह के अंतर्गत आपके एग्जाम के बेस से कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। ठीक, देखो, जो पाबना विद्रोह हुआ था ये भी बंगाल में हुआ था। बंगाल में एक जिला पड़ता है जो पाबना जिला। ठीक, बंगाल में एक जिला है जिसका नाम है पाबना। यहाँ पे पाबना विद्रोह का एक, देखो, कभी कभी किसी के नाम पे आंदोलन होता है, कभी कभी किसी जिले के नाम पे आंदोलन होता है, कभी कभी किसी गांव के नाम पे आंदोलन होता है। तो बंगाल में पाबना नामक जिला, ठीक, इसी पाबना जिले में विद्रोह हुआ और उसी जिले के नाम पर ही पाबना विद्रोह का नाम पड़ गया। बात क्या है? ठीक, कारण क्या है पाबना विद्रोह करने का? ठीक, देखो, पाबना विद्रोह में जो जमींदार होते थे,
ठीक, इन्होंने जमींदारों ने क्या किया कि किसानों के लगान को अत्यधिक लगातार बढ़ाते चले गए और किसान क्या हो गए, उनसे बहुत परेशान हो गए। ठीक, जब किसान परेशान हो गए तो इन लोगों ने क्या किया कि जो वहाँ के बुद्धिजीवी लोग थे, जिनका नाम था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रमेश चंद्र दत्त, ईशान चंद्र राय, ठीक, केशव चंद्र राय, ठीक, और शंभू पाल, ये जो वहाँ के बुद्धिजीवी लोग थे, ये किसान लोगों ने क्या किया, इन्हीं के पास जा करके अपनी समस्याएं बताई। तब इन लोगों ने समस्या का हल निकाला। ये लोग ब्रिटिश सरकार से नाराज नहीं थे, ये लोग नाराज किससे थे, वहाँ के जमींदारों से नाराज थे। कारण क्या था, ये लोग लगातार दरों करों को क्या कर रहे थे, जमींदार बढ़ा रहे थे। बढ़ाने की वजह से इन लोगों ने क्या किया कि ब्रिटिश सरकार का विरोध नहीं किया, इन लोगों ने सिर्फ ये कहा कि हम, ठीक, क्योंकि ये रैयत थे, रैयत का मतलब होता है किसान, और किसान ही किससे परेशान था, वहाँ के जमींदारों से परेशान था। किसानों ने एकजुट होकर के ये नारा लगाया कि हम, ठीक, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ महारानी की रैयत रहना चाहते हैं। ठीक, मतलब जो ब्रिटिश सरकार है, जो यहाँ पे लोग कार्य कर रहे हैं ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत, हम उनके अंडर में काम नहीं करना चाहते हैं, हम सिर्फ महारानी के अंडर में काम करना चाहते हैं। इन लोगों ने नारा लगाया। अंततः क्या हुआ, बंगाल में काश्तकारी एक कानून बनाया गया और इस कानून के अंतर्गत वहां रहने वाले किसानों को, ठीक, वहां रहने वाले किसानों को संरक्षण प्रदान किया गया। ये है कुछ पाबना विद्रोह के आपके एग्जाम के बेस से महत्वपूर्ण पॉइंट। ठीक, चलिए अब एक एक करके आपको लिखा भी देते हैं, क्योंकि ये चीजें ऐसे कहानी में तो याद रहेगा कुछ ही समय तक, लेकिन उसके बाद क्या होगा, दिमाग से निकल जाएगा। जब दिमाग से निकल जाएगा तो आपको एग्जाम के समय में बड़ी दिक्कत होगी। तो हम बात कर लेते हैं पाबना विद्रोह के बारे में। पाबना विद्रोह स्थापना, ठीक, पाबना विद्रोह का, ठीक, पाबना विद्रोह 1873 और 76, ठीक, क्या है, 1873 और 76 के आसपास हुआ था। स्थान कहाँ हुआ था, स्थान बंगाल के पाबना जिला में। कहाँ, बंगाल के पाबना जिला में। पाबना जिला में, ठीक। कारण क्या था, कारण जमींदारों द्वारा अत्यधिक लगान वसूल करना। ठीक, अत्यधिक लगान वसूल करना। अत्यधिक लगान वसूल करना। नेतृत्वकर्ता कौन थे, ठीक, नेतृत्वकर्ता के नेतृत्व में, जिसमें पहला नाम किसका आता है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। किसका नाम आता है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। केशव चंद्र राय, शंभू पाल, ठीक, क्या नाम था, शंभू पाल, और ईशान चंद्र राय,
इन लोगों के नेतृत्व में पाबना के किसानों ने अपना आंदोलन स्टार्ट किया था। ठीक, रमेश चंद्र राय, ठीक, क्या नाम था, एक नाम और, रमेश चंद्र दत्त, रमेश चंद्र दत्त, ठीक, रमेश चंद्र दत्त, इन लोगों के नेतृत्व में आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक, आइए बात कर लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में। यहाँ के किसानों ने, ठीक, रैयत थे, रैयत का मतलब ही किसान थे। ठीक, इन लोगों ने ब्रिटिश शासन का विरोध नहीं किया, बल्कि वे इंग्लैंड की रानी का रैयत बना रहना चाहते थे। ठीक, इन्होंने ये नारा दिया, इनका पाबना के रैयतों का नारा था, ठीक, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत रहना चाहते हैं। ठीक, इनका नारा था, हम सिर्फ महारानी की रैयत रहना चाहते हैं। हम सिर्फ महारानी की रैयत रहना चाहते हैं, यहाँ के किसानों ने ये नारा दिया था। और 1873 में, ठीक, 1873 में ही यहाँ के किसानों ने एक संघ की स्थापना की और वहीं से अहिंसक लड़ाई स्टार्ट कर दी। कहाँ पे किसान संघ की स्थापना की थी? बंगाल के यूसुफ शाही परगना में। 1873 में बंगाल के यूसुफ शाही परगना में किसान संघ की स्थापना की गई। ठीक, देखो भैया, इतना है पाबना विद्रोह में आपके एग्जाम के बेस से ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए आइए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पाबना विद्रोह कब हुआ था? 1873 से लेकर के 1876 के बीच में हुआ था। पाबना विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था, बंगाल के पाबना जिला में हुआ था। ठीक, पाबना विद्रोह होने का प्रमुख कारण क्या था? जमींदारों द्वारा अत्यधिक लगान वसूलने के कारण यहाँ के किसानों ने क्या किया कि विद्रोह कर दिया। ठीक, पाबना के कुछ बुद्धिजीवी लोगों के नेतृत्व में किसान सारे इकट्ठा हुए, जैसे उनका नाम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये नाम जरूर याद रखिएगा, ये नाम आपके एग्जाम के बेस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्वेश्चन जब पूछा जाता है कि बंगाल पाबना विद्रोह में कौन से शामिल नहीं था इसमें, ठीक, या इनमें कौन कौन से शामिल थे, ये क्वेश्चन आज के ट्रेंड जनरेशन में पूछे जाने लगे हैं। याद रखिएगा क्या नाम, जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, केशव चंद्र सेन, शंभूपाल, ईशान चंद्र राय और रमेश चंद्र दत्त। ठीक, यहाँ के किसानों का एक नारा था कि हम सिर्फ महारानी की रैयत हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत रहना चाहते हैं। 1873 में ही बंगाल के यूसुफ शाही परगना में एक किसान संघ की स्थापना की। अंततः बंगाल काश्तकारी कानून बनाकर इन्हें संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक, अंततः बंगाल में ठीक क्या है, अंततः बंगाल काश्तकारी, ठीक, अंततः बंगाल में काश्तकारी के तहत कानून बनाकर इन्हें संरक्षण प्रदान किया गया। इन्हें संरक्षण प्रदान
प्रदान किया गया, इन्हें संरक्षण प्रदान किया गया। ये आपके एग्जाम के बेस से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए रिवीजन हो गया है, नोट भी हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, अगला कौन सा आता है? दक्कन विद्रोह। क्या है अगला पॉइंट हमारा? क्या है? दक्कन विद्रोह। चलिए आइए, क्या है? दक्कन विद्रोह। ठीक, बात करते किसकी? दक्कन विद्रोह 1875। ठीक, अब बात कर लेते हैं, थोड़ा इस पे कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखो भैया, जो दक्कन विद्रोह हुआ था पुणे और अहमदनगर, ठीक, पुणे कहाँ पड़ता? महाराष्ट्र में पड़ता। और अहमदनगर जिले के जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था का मतलब ये होता है कि जो जमींदार होते थे, ठीक, जो अंग्रेज होते थे, ये बिचौलिया से कर ना वसूल करके सीधा किसानों से अपना कर वसूल करते थे। मतलब समझ गए रैयतवाड़ी क्या है? ठीक, रैयत माने किसान होता है। किसान क्या करते थे? जमींदार को लगान ना दे करके सीधा अंग्रेजों के पास अपना लगान पहुंचाते थे। समझ गए? रैयतवाड़ी के तहत ही किसानों को भूमि का हक भी प्रदान किया गया कि ये भूमि जो है ये आपकी है। ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक? लेकिन जब बिचौलिए का काम नहीं हो रहा था तो मारवाड़ी एवं गुजरात के जो साहूकार लोग थे, इन लोगों ने क्या किया कि किसानों को लुभाना स्टार्ट कर दिया। लुभाने का मतलब ये होता था कि ये लोग किसानों को ब्याज देना शुरू कर दिया। लेकिन जब किसान लोग सही समय पर इनको ब्याज नहीं चुका पाते थे तो ये लोग क्या करते थे? किसानों की भूमि को हड़प लेते थे। क्योंकि ये साहूकार थे, इनके पास पैसा था, इनके पास पैसा तो था, लेकिन तो इनका न्यायालय को भी अपने पक्ष में ये लोग कर लेते थे। यहाँ तक तो ठीक है, चलो साधारण तौर तरीके से चलता रहा। लेकिन घटना अपने चरम सीमा पर तब पहुंची जब दिसंबर 1914 में एक सूदखोर जिसका नाम था कालूराम, ठीक, जिसका नाम था कालूराम ने क्या किया कि एक किसान जिसका नाम था बाबा साहिब देशमुख, ठीक, कालूराम ने क्या किया कि जो किसान थे बाबा साहब देशमुख, इनके खिलाफ, ठीक, इन्होंने न्यायालय से एक डिक्री हासिल कर ली, ठीक, और डिक्री हासिल के तहत इन्होंने किसान का घर और उनके खेत अपने कब्जे में ले लिया। जब किसानों ने ये सारी चीज़ें देखी तो किसान ये सोचे कि आज इनके साथ हुआ है तो कल ये घटनाएं हमारे साथ भी घट सकती है। ठीक, तब किसानों ने क्या किया कि जो यहाँ के साहूकार थे, साहूकारों का इन लोगों ने सामाजिक बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, किसानों ने क्या किया कि साहूकारों के घरों को लूटा, उनकी दुकानों को जलाया, उनके घर पड़ोसियों पे हमला किया। किसानों ने मिल करके ये सारे आंदोलन का नेतृत्व किया। लेकिन तभी जब ये सारी सूचना जब अंग्रेजों को पता चलती है तो अंग्रेजों ने क्या किया कि दक्कन राहत अधिनियम बनाया 1879 में। ठीक, दक्कन राहत अधिनियम 1879 में बनाया। इसके तहत इन लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया। तभी से लेकर के तब किसानों को साहूकारों के विरुद्ध धीरे धीरे संरक्षण प्रदान किया गया। ये तो था भैया दक्कन विद्रोह का एक प्रमुख लेक्चर जो था। अब आपके एग्जाम के बेस से कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं ये चीज़ें हमें इसमें देखना है। कौन सी इंपॉर्टेंट है? पुणे और दक्कन में, ठीक, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी?
रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक, इसका मतलब समझ लो, जब सीधे किसान से कर वसूल करना। ठीक, बिचौलिए का कोई काम नहीं। बिचौलिए का कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। ठीक, अब बात कर लेते हैं कहाँ का ये घटनाएं कहाँ घटी, स्थान। ठीक, पुणे और अहमदनगर। कहाँ पे घटी? पुणे और अहमदनगर की घटनाएं हैं। नगर ये कहाँ पड़ता है? ये दक्कन के क्षेत्र का भाग है। ठीक, पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है और दक्कन, ठीक, अहमदनगर दक्षिण भारत में पड़ता है। कारण क्या था? ठीक, सूदखोरों द्वारा अत्यधिक ब्याज वसूलना। ठीक, दक्कन राहत अधिनियम। ठीक, बात कर लेते हैं क्या? दक्कन राहत अधिनियम की स्थापना। दक्कन राहत अधिनियम की स्थापना 1879 को बनाया गया। ठीक, आपके एग्जाम के बेस से ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक, जैसे पूछा जाएगा इसमें कि दक्कन, आपसे सीधा पूछा जाएगा कि दक्कन विद्रोह कब हुआ था, तो आपको ये बताना है कि दक्कन विद्रोह 1875 में हुआ था। ठीक, कारण क्या था दक्कन विद्रोह होने का? कारण ये था कि जो यहाँ के सूदखोर लोग थे, ये सूदखोर का मतलब होता है जो किसानों को पैसा दे करके ब्याज वसूलना। ठीक, उनका ये कार्य था। इन लोगों ने क्या किया कि दक्कन और पुणे के किसानों को अत्यधिक ब्याज अत्यधिक पैसा दिया और उसके बाद उसके बदले में इन लोगों ने अत्यधिक उनसे ब्याज वसूला। और जब ब्याज ना दे पाने पे किसान लोगों के साथ इन लोगों ने क्या किया कि न्यायालय को अपने पक्ष में करके और किसान के घर और जमीन को अपने नाम करवा लेते थे। इसीलिए किसानों ने मिल करके इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, इनकी दुकानों को जलाया, इनके घरों को जलाया। अच्छा, समस्या तो तब उत्पन्न हो गई जब एक सूदखोर जिसका नाम था कालूराम। ठीक, सूदखोर कालूराम। ठीक, कालूराम दिसंबर 1914 में, कब? दिसंबर 1914 में, दिसंबर 1914 में एक किसान, ठीक, समझ में आ रहा होगा? ठीक, एक किसान जिसका नाम था बाबा साहिब देशमुख। बाबा साहिब देशमुख। ठीक, बाबा साहिब देशमुख। ठीक, न्यायालय से इनके निर्णय को
को अपने पक्ष में करवा लिया, अपने पक्ष में करवा लिया और इनके जमीन और घर अपने नाम करवा लिया, अपने नाम करवा लिया। ठीक, इतना। चलिए आइए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। दक्कन विद्रोह के तहत देखो, दक्कन विद्रोह कहाँ हुआ था, दक्कन विद्रोह कब हुआ था पहले देख लेते। दक्कन विद्रोह 1875 में हुआ था। कहाँ हुआ था, पुणे और अहमदनगर में हुआ था। कारण क्या था, यहाँ के जो सूदखोर थे इन लोगों ने किसानों को अत्यधिक ब्याज पे कर दिया, और उसके बाद जब किसान लोग जब ब्याज नहीं अदा कर पाए तो सूदखोरों ने क्या किया कि न्यायालय को अपने पक्ष में मिला करके इनकी ज़मीन और इनके घर को इन लोगों ने क्या किया, हड़प लिया। हड़पने के बाद सारे किसान लोग इकट्ठा हुए और सूदखोरों के घर और दुकान और मकान को जलाना स्टार्ट कर दिया। जब ये बात सीधा ब्रिटिश सरकार को पता चला तो ब्रिटिश सरकार ने दक्कन राहत अधिनियम 79 के तहत इनकी समस्याओं को समाधान करने की कोशिश की गई। ठीक, हद तो तब हो गई जब एक सूदखोर कालू राम जो एक किसान था जिसका नाम था बाबा साहिब देशमुख, इनके खिलाफ न्यायालय से इन्होंने डिग्री प्राप्त कर ली, और डिग्री प्राप्त करने के तहत इन्होंने क्या किया कि बाबा साहिब देशमुख का खेत और घर अपने नाम कर लिया। ठीक, उसके बाद फिर 1879 में क्या हुआ, ठीक, हद तो तब हो गई जब इन्होंने बाबा साहिब देशमुख के तहत कालूराम सूदखोर जो था इनका घर, जमीन, द्वार सब कुछ हड़प लिया। ठीक, तो ये तो था आपके एग्जाम के बेस से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। देखो आपका एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन बनेगा मैं बता देता हूँ। पहला, दक्कन विद्रोह कब हुआ था, 1875 में हुआ था। ठीक, दूसरा, दक्कन राहत अधिनियम की स्थापना 1879 में हुई। ठीक, तीसरा, अगर कारण कथन कारक में पूछेगा तो भैया दक्कन आंदोलन विद्रोह का कारण क्या था, तो सूदखोरों द्वारा अत्यधिक ब्याज देकर के सूदखोरों द्वारा अत्यधिक ब्याज वसूलना। ठीक, ये कारण था। हद तो तब हो गई जब कालूराम एक सूदखोर ने बाबा साहेब देशमुख के न्यायालय से डिग्री इनके नाम हासिल कर ली। ये तो थे कुछ आपके एग्जाम के बेस से महत्वपूर्ण पॉइंट। थैंक यू दोस्तों, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।